उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों, दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ थी उसका ये दूसरा पार्ट है। यूपीपीसीएस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, फुल लेंथ है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखना, नहीं करता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो कैस्पियन के साथ में सीमा कौन कौन से जो है साझा करते हैं, तो देखिए कौन कौन करता है। उत्तर पश्चिम में रूस है। देखिए ये कैस्पियन सागर, अगर हम इसको मान लें कैस्पियन सागर है तो उत्तर, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में कौन है? रूस है। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान है। दक्षिण में ईरान है और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान है। तो देखिए यहाँ पे रूस भी है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एक रक्ती रक्ती ये ट्रिक भी होती है। रूस, अजरबैजान और के से कजाकिस्तान, ती से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है आपको, ये इसकी ट्रिक होती है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय गैसों का उनकी वायुमंडल में सांद्रता के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसें जो वायुमंडल में सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होती है? सबसे ज़्यादा सबको पता है नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन होती है कितनी? 21%। उसके बाद में आर्गन होती है, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो 0.93%। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.036%, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यही वाला हो जाएगा, यही हमको सही दिख रहा है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन है? नाइट्रोजन है। और ये जो नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के माध्यम से मृदा की उर्वरता में योगदान करके जीवन का समर्थन भी करती है। और ऑक्सीजन के बारे में आप सबको पता है। ऑक्सीजन, अच्छा, ऑक्सीजन और कौन कौन सा काम करती है? तो श्वसन तो करती है और दहन और रासायनिक अपचय के लिए भी आवश्यक है ये, ठीक है। अच्छा, आर्गन कौन सा काम करती है? देखिए आर्गन जो है निष्क्रियता तथा प्रकाश और वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कि वो हानिकारक ज़्यादा है और लाभकारी कम है। लेकिन लाभकारी भी है अगर देखा जाए तो, प्रदूषण वाली गैस नहीं है CO, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, ये है लाभकारी, लेकिन इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी अगर कम है तो ये लाभकारी है, क्वांटिटी बढ़ गई तो ये नुकसान वाली है, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे कुछ जल निकाय हैं और उनमें लवणता का प्रतिशत दिया गया है और हमको देखना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो जो तुर्की की वान लेक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये आप लोग जानते होंगे, कई बार पढ़े होंगे। तो जो वान लेक है यहाँ पे 330%, 330, ये क्या होता है, एक वो 1000 मीटर की बात करता है। तो यहाँ पे 2 इसीलिए 0 लगे हुए हैं। तो तुर्की की जो वान लेक है ये 330 और मृत सागर है 238, मृत सागर 238 और ग्रेट साल्ट लेक 220 और लाल सागर 40। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, लाल सागर डी का 4 मिलाएं। अच्छा देखो ये चालाकी कर गया, डी में सब में 4 है, ठीक है। अगर हमें तुर्की की पता थी 330% है, तो ए का टू अगर करते तो 50% हम क्वेश्चन हल कर लेते, ठीक है। तो अभी क्या बचता है, हमको इसमें सब कुछ पता होना ही रहेगा, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 देखिए, बी का 3 यहाँ है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें देखिए ऐसे क्वेश्चन जो एक क्रम बना रहे हों, जैसे झीलों का क्रम है ना, जैसे कि समुद्र में गर्त हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गहरा है, जैसे कि द्वीप हैं, है ना, जैसे कि पर्वत हैं। तो इनका जहाँ जहाँ पे क्रम की गुंजाइश हो वो चीज़ें ज़रूर याद कर लो, पूछी जाती हैं, है ना। जैसे जहाँ पे आरोही क्रम बन रहा हो, जिसमें जो है इतिहास में क्रोनोलॉजी पूछते हैं अक्सर, किस शासक के बाद कौन सा शासक आया। ध्यान रखना जो फेमस जो डायनेस्टी हैं उनके रूलर अब नहीं पूछते हैं, सबको पता है कि अकबर के बाद में कौन आया। अब अगर देखा जाए तो प्राचीन में चले जाओ और चालुक्य, चोल, पल्लव, इनमें पूछने लगे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। स्थल मंडल में भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है, जिसमें दुर्बल मंडल भी सम्मिलित है। बिल्कुल गलत बात है। जो दुर्बल मंडल होता है, ये जो मेंटल होता है, उसका
ऊपरी भाग नहीं होता है, ऊपरी मंडल का निचला जो हिस्सा होता है, ध्यान रखना, ऊपरी मंडल का निचला हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब ये वाला तो गलत हो गया। पृथ्वी का कोर 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो ऊपर वाला है ये पूरा है क्रस्ट, और ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये है आपका मेंटल, और ये नीचे वाला कोर है, ठीक है। तो दुर्बल मंडल यहाँ पे है ना, ऊपरी जो मेंटल है उसका जो निचला हिस्सा ये दुर्बल मंडल है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है 5 असंबद्धताएं पाई जाती हैं। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट 2 भागों में बटा हुआ है, तो उसको 2 भागों में कौन बांट रही है, तो कोनराड असंबद्धता है। और क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन कर रही है, तो मोहू है। और मेंटल एक दुर्बल है एक ठोस है, तो इनको अलग कौन कर रहा है, तो रेपिटी है। और मेंटल को कोर से अलग कौन कर रही है, तो गुटेनबर्ग है। और जो कोर है ये भी 2 भागों में जो बटा है, ऊपरी कोर जो है ये तरल अवस्था में है, निचला ठोस है, तो इनको जो भागों में लेहमन बांट रहे हैं, ठीक है। तो लेहमन असंबद्धता यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो सियाल का बना है, और बीच वाला जो मेंटल है वो सीमा का बना हुआ है, और नीचे वाला जो है वो निफे का बना हुआ है। निफे का मतलब क्या है, निकिल और लोहे से बना है, ठीक है। तो ये कुछ था। अच्छा, ये क्रम बहुत ज़रूरी है, याद रखना। असंबद्धताओं का पूछ लेते हैं, कोनराड, मोहू, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। तो इसका आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ओस, देखिए कह रहा है कि नमी जो सीधे भूमि की सतह पर हिम के क्रिस्टल के रूप में संघनित हो जाती है। यहाँ पे हिम के सिंघन, चलो और पढ़ लेते हैं, देखते हैं शायद कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। वायुमंडल में निलंबित कणों पर संघनित होने वाली नमी, भूमि के पास शीतल सतहों पर जल की बूंदों के रूप में संघनित नमी, पर्वतीय क्षेत्रों में वायु के तीव्र उत्थान और शीतलन के कारण बनने वाली नमी। नहीं, ये वाली देखिए, सी वाली बिल्कुल सही है। ओस तब बनती है जब वायु में मौजूद जो नमी होती है वो सीधे भूमि के पास स्थित शीतल ठोस सतह जैसे घास, पत्ते, पत्थर, इन पे संघनित होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो ये वाला ऑप्शन है सी वाला, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, भूमि के पास शीतल सतहों पर जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाना, यानी संघनित नमी। अच्छा, इसकी आदर्श परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ओस कब पड़ती है, तो जब साफ आकाश होता है। आकाश क्या होता है, आकाश जब साफ होता है। पहला, शांत पवन, पवन जब शांत होती है तब पड़ती है। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होती है तब पड़ती है। ठंडी और लंबी रातें होती हैं, ठंडी और लंबी रातें, ठीक है, तब पड़ती है। ध्यान रखना, ये इसकी आदर्श दशाएं होती हैं, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि ओस तभी बनती है जब ओस बिंदु हिमांक से ऊपर होता है। ये चीज़ समझना, यदि हिमांक से नीचे है तो पाला बन जाता है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। हिमांक से अगर नीचे है, हिमांक से नीचे है तो क्या बन जाएगा, पाला। अगर ऊपर है तो क्या बन जाएगा, तो ओस वो बन जाएगी, ठीक, ध्यान रखना इसको। बढ़ते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फिर से आराम से पढ़िए इसको। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों में संबंध, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी। अब कह रहा कि क्या कारण है, कौन कौन सा वायरस क्या है, इसका प्रोटोजोआ है कि जीवाणु से होता है कि वायरस से होता है कि वायरस से होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे एक ही सुमेलित है। रेबीज जो है वो वायरस से होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए रेबीज जो रोग है ये आमतौर पे कुत्ते के काटने से फैलता है ना। तो और ये किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। ये भी बहुत ध्यान रखना, कई बार पूछा गया, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर इसका उपचार न किया जाए तो एक बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डर और हाइड्रो का मतलब है पानी। पानी से डरता है जो व्यक्ति होता है, वो पानी नहीं पी पाता है, पानी से उसको डर लगने लगता है, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें एक और चीज़ होती है पक्षघात, यानी इसे जब पक्षाघात जिसे लकवा कहते हैं, वो भी होने की संभावना होती है जो कि मृत्यु का कारण बन जाती है, ठीक है। तो सही सम्मिलित कौन सा है, रेबीज वायरस। अच्छा, जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस के कारण होता है। यहाँ क्या लिखा है, प्रोटोजोआ, ये भी वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। मुख्य रूप से दूषित जल के माध्यम से फैलता है। कैसे, खराब पानी मतलब दूषित जल के माध्यम से फैलता है। लेकिन संक्रमित रक्त, संक्रमित यौन संपर्क या चलो यहीं तक रखते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, डेंगू की बात करें अगर, तो डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित जो मच्छर होता है, कौन सा, कई बार पूछा गया, बहुत कंफ्यूज करता है, एडीज इजिप्टी, इसका नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक, जिसमें तीव्र बुखार, रक्तस्राव और प्लेटलेट काउंट की कमी देखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, टाइफाइड की अगर बात करें तो ये आपने देखा होगा सल्मोना टाइफी,
जीवाणु होता है। क्या होता है? सल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। ये भी दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो बताता हूँ तो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड टीचर नहीं हूँ कि सब कुछ मुँह से फ्लो में अच्छा ही निकलेगा। कभी कभी कुछ गलतियाँ भी होती हैं और उनको आप लोग स्वीकार करेंगे तभी कुछ ठीक लगेगा, तभी हम सुधार कर पाएंगे अपने में। ठीक है, MRI का अर्थ क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और अगर इनको हम कहीं देख के गए हैं तो बिल्कुल हमारा एक जो क्या होता है, एक नंबर फ्री का मिल जाता है। अगर हम कभी नहीं देखे हैं तो बहुत कठिन हो गया ये। ठीक है, तभी देखिए क्या होता है कि पेपर कभी कठिन और सरल नहीं, कठिन या सरल नहीं होता है, कठिन और सरल होता है। ठीक है, किसी के लिए जो पढ़ के गया वो सरल हो गया, जो नहीं पढ़ा वो कठिन हो गया। ठीक है, तो कठिन या सरल नहीं होता है, कठिन और सरल होता है, ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक जो है क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, जिसका उपयोग क्या होता है? शरीर में नरम ऊतक होते हैं जैसे कि मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, जोड़ हैं या मांसपेशी हैं, हृदय, यकृत, इनकी विस्तृत छवियों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, MRI जो होता है ये जो शरीर की नरम मांसपेशियां हैं, नहीं जो ऊतक हैं, उनकी विस्तृत छवियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इसको याद रखना। एक चीज़ और है, एक्सरे जो होता है, एक्सरे के विपरीत है MRI, क्योंकि एक्सरे क्या होता है? हड्डियों का हो जाता है ना? ध्यान रखना। जबकि ये जो MRI है ये जो नरम ऊतकों के लिए होता है। ठीक, अच्छा, जो एक्सरे है, एक्सरे के विपरीत जो है MRI शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है। ये भी ध्यान रखना, रेडियो तरंगों के माध्यम से। ठीक है, रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे अधिक किससे संबंधित होता है? तो ये बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ में आप लोग पढ़ चुके होंगे। किससे संबंधित होता है? हड्डियों से संबंधित होता है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है ये आयु पर निर्भर एक विकार है जो मुख्य रूप से हड्डियों को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है कि सामान्य जो हड्डियों के घनत्व को नुकसान पहुंचाता है, ये हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर, मतलब जैसे थोड़े से भी गिर गए तो क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, खतरा बढ़ जाता है। और तो यही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है, ठीक है, कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। देखिए, एक होती है सिरा, एक होती है धमनी। ठीक है, अब ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध, ऑक्सीजन सहित मतलब शुद्ध। तो यहाँ पे कह रहा है कि एकमात्र धमनी, ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध। देखिए, धमनी क्या होती है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और सिराओं में अशुद्ध, मतलब सिराएं वो हैं जो रक्त को हृदय तक ले जा रही हैं और वहाँ पे उसमें वो फिर से पंप करके फिर क्या होती हैं? धमनियाँ आगे ला रही हैं, है ना? तो लेकिन क्या होता है? फुफ्फुस धमनी भी होती है और फुफ्फुस सिरा भी होता है। तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ जाते हैं। गुलियन वैरे सिंड्रोम, जिसको कहते हैं GBS। देखिए, गुलियन वैरे सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक स्वप्रतिरक्षी विकार है, स्वप्रतिरक्षी विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। यह आमतौर पे वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कैम्पिलोबैक्टर, जेजुनी और जीका वायरस के बाद होता है। जी, ये भी सही है। देखिए, गुलियन वैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ना, स्वप्रतिरक्षी। ठीक है, ये क्या करती है कि मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डियाँ हैं, इनके बाहर जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा पूरा सिस्टम है जो हड्डियों का, नसों का, उन पे हमला करती है, जिससे तंत्रिकाएं और मांसपेशियाँ क्या होती हैं? में दर्द होती है और तापमान में अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और क्या होता है? फिर ये अनियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है गुलियन वैरे सिंड्रोम, चर्चा में रहा होगा इसलिए यहाँ पे रखा है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। और इसमें कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आणविक सूत्र क्या है? फैक्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल गोली की तरह होते हैं, एकदम दगते हैं। मिस हो गए तो भाई आपका काम हो गया, समझ लीजिए। तो ये होता है HCHO। ठीक है, इसे मेथनॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? HCHO। ठीक है, यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ध्यान रखना, रंगहीन है लेकिन गंधहीन नहीं है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, रंगहीन तो है लेकिन गंधहीन नहीं है, और ज्वलनशील भी है। इसमें गंध बहुत तीखी होती है। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप से इसको उद्योग और घरेलू उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या चलिए ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे।
कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में विलेय कण का आकार क्या होता है? तो 1 nm से 100 nm तक। ठीक है, कोलाइडी विलयन क्या होता है? एक विषम मिश्रण होता है। क्या होता है? एक विषम मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें जो कण के आकार होते हैं वो 1 nm से 100 nm के बीच में होते हैं। ठीक है, nm का मतलब तो पता होगा, नैनोमीटर। ठीक है, तो इन कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी उपस्थिति का पता किससे लगता है? ये भी क्वेश्चन आता है तो जान लो, टिंडल प्रभाव से। ठीक, टिंडल प्रभाव से इनका, अर्थात क्या होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो बढ़ जाते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? बहुत बार क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। देखो साइंस में अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 30, तो 15 तो कम से कम कहीं ना कहीं से पीवाईक्यू सीधे सीधे होंगे ही। इनको ध्यान में रखना, हर बार यही होता है। ठीक है, तो साइंस के लिए अगर आप जो अभी भी कुछ ना पढ़े हो तो पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लो। तो कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो एक सेकंड पढ़ते हैं। पॉलिस्टीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है, तो इसमें क्या है? कैंडेला है। ठीक है, क्या है? कैंडेला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सत्यम का वजन 60 किलोग्राम है। ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाले लोग इसको कर लेंगे। इसका हम आंसर ही आपको बताएंगे क्योंकि ये हमको आता नहीं है। 60 किलोग्राम। ठीक है, ये है। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट और जो इनपुट तो पता होगा। इनपुट वो होता है जिससे हम कंप्यूटर में जो कुछ भी अपना डालते हैं, जिसके माध्यम से, जैसे कहा जाए पेन क्या है? हमारा इनपुट है ना। तो देखिए, प्रिंटर से तो हम बाहर निकालते हैं, लेकिन माउस से अंदर डालते हैं, स्कैनर से अंदर डालते हैं। ये वाला गलत हो गया, खैर आउटपुट ही हो सिर्फ। स्कैनर ये भी इनपुट है, स्कैन कर जो करके हम कंप्यूटर में कुछ ना डालते हैं ना। मॉनिटर, कीबोर्ड भी क्या? कीबोर्ड से हम डालते हैं, ये भी हो गया। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। अच्छा, कह रहा कि कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। देखिए इसको, तो मुख्य मेमोरी का आकार बढ़ाने के लिए नहीं, स्थायी डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, CPU के लिए डेटा एक्सेस की गति बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS सिस्टम के संसाधनों का प्रबंध करके उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही बात है। एंड्रॉयड, लिनक्स कर्नेल पर आधारित विश्व स्तर पर मोबाइल उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला OS है। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस उपयोगकर्ता को दृश्य आधारित इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। जी नहीं, तो 69 में 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। इंटरनेट और इंट्रानेट, तो इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। बिल्कुल नहीं, इंटरनेट क्या निजी है? नहीं, इंटरनेट के अभिगम हेतु अनुमति की आवश्यकता होती है। इंटरनेट सभी के लिए प्राप्त है। नहीं, उल्टी बात शायद है ये। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। ये बिल्कुल सही बात। देखिए, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसे विश्व भर में कोई भी डिवाइस और इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ एक्सेस करता है। ठीक ना। जैसे संचार, शिक्षा, वाणिज्य, इन क्षेत्रों में क्या क्रांति आ गई इसी इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको सार्वजनिक नेटवर्क माना जाता है। इसके विपरीत जो इंट्रानेट होता है, यह एक निजी जो नेटवर्क है जिसका उपयोग किसी संगठन या किसी विशिष्ट समूह के भीतर किया जाता है। ध्यान रखना, इंट्रा नाम ही लग गया, इंट्रा, है ना। तो इसका अधिकृत व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं, उस कंपनी के कर्मचारी, उपयोगकर्ता, पासवर्ड धारक जो भी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, करिए। ऑप्शन इसके हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय औसत से कम था। ठीक है, अब देखिए 2011 में जो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना था? 828। ठीक है, प्रति ये था ना, जबकि भारत का कितना था? मतलब 382। तो क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम था।
बताइए, कम था कि ज़्यादा था? तो ज़्यादा था, यानी गलत हो गया भैया। कहाँ 829, कहाँ 382। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में उत्तर प्रदेश की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर औसत से अधिक थी। हाँ, ये मान सकते हैं। देखिए क्या है कि 20.1% लगभग थी, जबकि राष्ट्रीय जो जो क्या था उस टाइम 17.7। ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा दो ऑप्शन दो सही होगा। बढ़ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला है? चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। तो कौन है? महोबा, ठीक है, महोबा है यहाँ पे, ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से उनके लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है, जो बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें तो थोड़ा सा वो है, लेकिन ये जरूर मोस्ट है, ध्यान रखिए इसको। कह रहे हैं कि क्या कह रहा है भैया? आरोही कह रहा है, यानी कि यहाँ पे बस ध्यान रखना, आरोही कह रहा है कि अवरोही कह रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आरोही का मतलब क्या है कि हम नीचे से चढ़ेंगे ऊपर, है ना। तो आरोही चढ़िए, सबसे कम है यहाँ पे 851 गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कानपुर नगर में है 852, और फिर मैनपुरी में है 881, और जौनपुर में है 1024, ठीक। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये डाटा 1024 वाला, ठीक है। आज सुनो, ये क्वेश्चन मुझे सच पूछो तो ना तो मैनपुरी का पता था, न कानपुर का पता था। गौतम बुद्ध नगर का पता था 851, ये वाला पता था। अगर हमको सिर्फ जौनपुर का पता होता तो देखिए सब काट दो, ऑप्शन मिल गया हमको, आंसर मिल गया हमको एक से ही, ठीक ना। तो कठिन क्वेश्चन ऐसे पेपर भी पूछता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसे ही पूछता है पेपर। आपको बस वो देख रहा है कि आपने कितना क्या किया है, ठीक है। तो 24 की है, मतलब नहीं है, छोड़ो। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिवस हैं, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, बताइए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर होता है। अब देखिए सबसे सरल इसमें मुझे लगता है कि एड्स दिवस है, क्योंकि सबको पता है। तो बी का वन यानी 50% क्वेश्चन मैंने कर लिया, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, कैंसर दिवस भी आप लोग खूब खूब रटते हैं, तो ये भी याद होगा। तो डी का 4, अब देखिए ये तो है नहीं ऑप्शन, आंसर तो यही तो होगा, क्योंकि डी का 4 यही मिल रहा है हमको। ये वाला तो पहले कैंसिल हो गया था। बात समझ में आई ना? ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कह रहा है कि पुरस्कार है, पुरस्कार देने वाले प्राधिकारी हैं, इनको इनसे मिलाना है। तो भैया भौतिकी में नोबेल कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा। जीव विज्ञान में ब्रेक थ्रू पुरस्कार, जीव विज्ञान में जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है, ये ब्रेक थ्रू प्राइस फाउंडेशन देता है, ये भी सही है। क्योटो पुरस्कार जो है ये जापान देता है, जो जापान का है इनामोरी फाउंडेशन, ये जापान का है, ध्यान रखना। तो जापान का हो गया, तो ये 3 नंबर। तो एबल पुरस्कार तो नॉर्वे देती ही है, 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 है, इसको ध्यान रखना, 1 2 3 4 है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? तो कितने से गुजरता है? आप 12 से, ठीक है। इसकी प्रधानमंत्री जो गति शक्ति योजना के तहत इसकी बुनियादी संरचना रखी गई थी। ये 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। कहाँ तक जाता है? प्रयागराज तक जाता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अच्छा, 12 जो ज़िले हैं, अगर आप लोग देखना चाहों तो देखो, मेरठ तो हो ही गया, मेरठ के बाद पड़ता है हापुड़, ठीक है। फिर बुलंदशहर यहाँ लिखते हैं। बुलंदशहर के बाद अमरोहा के बाद संभल, ठीक है। संभल के बाद बदायूं, बहुत सारे ऐसे ध्यान रखो, बदायूं, फिर शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक मैं बताऊं, मेरे सामने जो लिखा हुआ है, 518 गांव को भी ये कवर करती है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा, देखिए यहाँ पे क्या हैदरपुर है, सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो गया। बखीरा भी है, सांडी भी है। तो बखीरा संत कबीर नगर में है। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में है, ठीक है। हैदरपुर कहाँ है? तो मुजफ्फर जो नगर है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर है, इनकी सीमा में है बिजनौर, ठीक है। सांडी कहाँ है? सांडी हरदोई में है। अच्छा, और कौन कौन से अपने वहाँ हैं? तो नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है भैया? उन्नाव में है, ठीक, उन्नाव में है। पार्वती अरंगा गोंडा में है। समन पच्छी विहार है, समन पच्छी अभ्यारण्य, हाँ बिहार है, वो कहाँ है? वो मैनपुरी में है। ये सब रामसर स्थल हैं, ठीक है। समसपुर, देखो एक समन है, एक समसपुर है, तो समसपुर रायबरेली में है और समन कहाँ है? ये मैनपुरी में है। सांडी तो बता चुका हूँ, हरदोई में है। सरसई नावर इटावा में है और सूर सरोवर आगरा में है। ऊपरी गंगा
ये मेरठ और बुलंदशहर में है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को बाघ अभयारण्यों के रूप में उनकी आधिकारिक अधिसूचना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी देता है, ध्यान रखो। और थोड़े से कठिन हो जाते हैं यदि हमने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है उनके बारे में। अच्छा, अब अगर यूपी का बंदा है तो वो भैया ठीक दुधवा को दो, क्योंकि एकमात्र तो ठीक रट ही चुका होगा। सॉरी 1987, ठीक है, 77 में ये आता है। फिर 87 में क्या होता है, आधिकारिक रूप से। दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमान जो है बफर। अब देखिए रानीपुर अमान बफर 2012 में घोषित हुआ था, ध्यान रखो 2012 में। और जो रानीपुर है तो रानीपुर को सबको पता होगा कब हुआ था, अभी हाल में तो हुआ था 2022 में, पीलीभीत 2014 में, सॉरी 2014 में। अब एक चीज़ देखो, 1987 यानी कि दुधवा पहले आएगा, ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर कैंसिल हो जाते हैं। अभी देखो रानीपुर अभी लास्ट में आया है, ये सब लोग पढ़ रहे हो, कब आया नहीं पता होगा डेट एग्जैक्ट, लेकिन इन तीनों से लास्ट में आया है, मतलब लास्ट में दो ही होगा। लेकिन लास्ट में तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया। लेकिन वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या होता है जो ऐसे डील हो जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 50% तो डील कर लिया ना आपने, आई बात समझ में। लेकिन अब क्या है, 2014 में कौन आया, 4 ये आया ना, तो यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखते हैं, सुमेलित करना है सूची। मेला है समझ क्षेत्र, तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। ठीक है, शाकंभरी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में लगता है। सरस आजीविका मेला कहाँ लगता है, और रथ मेला कहाँ लगता है, तो रथ मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। और वो सॉरी कौन सा बचा, सरस आजीविका, ये नोएडा में लगता है, तो ये आप लोग कर लोगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पहल के साथ जुड़ा संरेखित है, मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आत्मनिर्भर भारत, नहीं एक सेकेंड, ये है, हाँ ये सबके साथ में, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये 24 का क्वेश्चन है, गांधी जयंती। ठीक, बढ़ जाओ। भारत में सफारी पार्क कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क जिसे वर्ष 2026 तक का विकसित किया जाना है, कहाँ स्थित है, तो सबको पता है कहाँ, ये लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, उस केंद्रीय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, उस केंद्रीय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी खरीद प्रक्रिया को एकीकृत किया। ये अभी किसी को पेपर में भी आया था, तो कौन सा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो आप लोग कर लोगे, ऊंची कूद में इन्होंने जीता था। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 24 के हैं फिर भी। कुजनेट्स वर्ग क्या दर्शाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आय, असमानता और आर्थिक विकास के बीच ये संबंध दर्शाता है। साइमन कुजनेट्स थे, इन्होंने प्रस्तावित किया था कुजनेट्स वर्ग, आय, असमानता और आर्थिक विकास के स्तर के बीच में संबंध दिखाता है। ठीक है, यह क्या बताता है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, विकास के प्रारंभिक चरणों में क्या होती है, असमानता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है और अधिक लोगों को विकास से लाभ होता है, असमानता में गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, इसे एक उल्टा यू आकार का वक्र मिलता है ऐसे। ठीक है, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित होती है। ये द्विवार्षिक है, क्या है, द्विवार्षिक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SDG 1, 4 और 7 और 13 देखिए। SDG 1 में क्या है, तो क्या है, स्वास्थ्य है। यहाँ पे स्वास्थ्य कहाँ है, जलवायु कार्रवाई, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी के समाप्त, नहीं सॉरी स्वास्थ्य नहीं, सॉरी गरीबी है। ठीक है, गरीबी। अच्छा, SDG 4 में क्या है, तो गरीब, देखो ऐसे, जो गरीबी 2 में है भुखमरी, 3 में है स्वास्थ्य, 4 में है शिक्षा, तो शिक्षा। ठीक है, 7 में क्या है, सतत किफ़ायती ऊर्जा, और 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई। तो कर लोगे आप लोग, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, ऐसे याद रखो आराम से। भारत में भूमि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए कौन सा सही है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत का 50% से अधिक भूमि क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था। बिल्कुल सही बात है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता
अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य से 4 गुना तक प्रतिकार देना अनिवार्य था। बिल्कुल सही है, लंबा लंबा लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही हैं। नीचे दिए गए कथन में बारे में क्या कहा गया देखिए भैया, उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। रेपो रेट में वृद्धि उधार लेना अधिक महंगा बनाती है, जो मांग को कम करने और ऋण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। देखिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ाता है। ध्यान रखना, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, जिस दर पर वह वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। समझ में आई बात, सीधी सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? केलकर समिति, ठीक है, ये 2002 के टाइम पे आई थी। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कौन सा अधिनियम कब आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। देखिए, दालों, खाद्य तेल, उर्वरक जैसी आवश्यक जो वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल वस्तुएं हैं, इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए ये आया था, ठीक है। फिर अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। खूब सारी चर्चाएं इसकी थी कि पीडीएस जो होता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, इसके तहत खाद्यान्न पात्रता को कैसे जो निश्चित किया जाए, कैसे वैध बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी और तुम्हें एक डाटा बता दें कि ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक को कवर करता है सिर्फ, ठीक है। ध्यान में रखना इसको। इसी के अंतर्गत मिड डे मील, एकीकृत बाल जो विकास जो परियोजनाएँ, मातृत्व लाभ, ये सब आते रहते हैं। तो ये 13 में आया। मनरेगा तो पता है कब आया था? 2006 में आया था। अब ये बचता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, तो ये आया भैया 2003 में। आप इसको कर लोगे आराम से। आवश्यक वस्तु यानी कि ये 55 में, ये 2000, तो ये नंबर पे 1 पे आएगा, तो यानी कि 1 कैंसिल होता है, 3 बचते हैं हमारे पास हैं। और फिर अगर हम देख लें कि राष्ट्रीय वाला 13 में आया था, राष्ट्रीय खाद्य, यानी कि ठीक है, लास्ट में 2, तो लास्ट में 2, तो 2 में है, यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया, लेकिन पूरा करना ही पड़ेगा। 55 के बाद में आता है 3, यानी कि 4, ये वाला 1 और 4 ये सही है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज है, इसलिए आपको सब वो कुछ सोच रहे हैं ना कि आप कम से कम सीख भी लो। अब यहाँ पे पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं दोबारा, लेकिन पेपर में सच बता रहा हूँ आपको, 2 अगर आप पकड़ लोगे तो पक्का क्वेश्चन जो हो जाएगा। 2 से ज़्यादा वो नहीं चाहता है। 4 क्वेश्चन जिसमें कूट वाले आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें वो 2 ही आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। सूची यहाँ पे भी जो मिलाना है, और पुस्तक हैं और उनके क्या हैं, इनके लेखक हैं। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, इंडिया अनबाउंड किसने लिखा है? गुरु रविदास ने लिखा है, बिल्कुल सही है। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, रघुराम राजन, बिल्कुल सही है। विजन इंडिया 2020, या विजन फॉर द मिलेनियम, एपीजे अब्दुल कलाम, सबको पता है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, अमर्त्य सेन, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक। बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 94 है, मिलाइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जनधन? फिर आत्मनिर्भर स्टार्टअप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा क्या 15 में शुरू हुई थी, ठीक है। जनधन 14 में शुरू हुई थी। अब कौन सी बचती हैं 2? स्टार्टअप और आत्मनिर्भर 20 में शुरू हुआ था, कोविड काल में ही जो मान लो। फिर कौन बचता है? जो स्टार्टअप 2016 में शुरू हुआ था। आप लोग कर लोगे आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं है। 95 नंबर है, एक ग्रामीण जिले में बड़ी संख्या में लोग कार्य करने के इच्छुक हैं और तकनीकी रूप से छोटे खेतों पर कार्यरत हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा न्यूनतम है। उनमें से कुछ को हटाने से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। नियोजित के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद वे उत्पादकता में प्रभावी योगदान नहीं देते हैं। ऐसी घटना हर भारतीय परिवार की भी होती है जो कृषि कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? सबको पता होगा, प्रसन्न बेरोजगारी। मतलब खेत है हमारे पास, जैसे मान लो 1 एकड़, घर में हैं हम 4 लोग। अब उसमें काम तो 2 ही लोग उसको संभाल सकते हैं, लेकिन और 2 लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, तो वो भी इसमें ठीक लगे हुए हैं। वही तो बात यहाँ पे कह रहा है। बढ़ जाते हैं आगे। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, नई दिल्ली में है। 1956 में ये बना था, ठीक है। तो अच्छा, अगर 1956 में जो बना था किसने बनाया होगा? कमेंट करिए। आप लोग कोई कमेंट तो करते नहीं, देखते तो हो वीडियो मेरा, मैं तो देखता हूँ, उसकी वॉच टाइम भी होती है, व्यू भी होते हैं, मेरे अनुसार ठीक ही होते हैं अभी मैं जितना काम कर पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट नहीं होते हैं। लाइक भी होते हैं, लेकिन कमेंट नहीं होते हैं। कमेंट करिए आप लोग कम से कम। फिर है हुरून इंडिया लिस्ट 24 में काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। 25 वाला पढ़ना।
प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी सूचकांक, ये भी काम का नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना और आवश्यक सेवाओं की सुगम्यता में सुधार करके जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक है, देखिए झारखंड के हजारीबाग में, झारखंड का एक जिला है कौन सा, हजारीबाग। तो हजारीबाग की यात्रा के दौरान पीएम ने क्षेत्रीय उत्थान और बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान दिया और वहीं पे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, क्योंकि धरती बाबा किसको कहते हैं बताइए, ये भी कमेंट करेंगे कि हमें जो बताना होगा, कमेंट करिए। धरती आबा, उलगुलान, ठीक है, ये कमेंट करके बताइए आप। तो उनकी जो है उनके नाम पे इसको, इस योजना का शुभारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। मुझे लगता है आज तो 50 क्वेश्चन ही रखे जाएँ, बाकी 50 3 पार्ट में तो हो ही जाता है। ठीक है, धन्यवाद।